नमस्कार दोस्तों, आज के इस YouTube चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा के संस्कृत पुस्तक का अध्याय नंबर 4, ठीक है, जिसमें हेडिंग है आपका दोस्तों संस्कृत साहित्य लेखिका। कि संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का क्या योगदान है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। जिस प्रकार समाज अभी के वर्तमान परिस्थिति में सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ महिलाएं भी कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही है, ठीक है, उसी प्रकार जो है संस्कृत साहित्य के निर्माण में जो है महिला का क्या योगदान रहा है, ठीक है, किन किन महिलाओं ने किस ग्रंथों को लिखा है, किस पुस्तक को लिखा है, ठीक है, किस कहानी को लिखा है, इन सबों के बारे में जो है आज हम लोग जो है मुख्यतः पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी भी पुस्तक निकाल लें, पीयूषम भाग 2, देखिए ये पुस्तक है दोस्तों, ठीक है, और उसमें जो है आप लोग निकालें चैप्टर नंबर 4 चतुर्था पाठा। कौन सा पाठ? चतुर्था पाठा, जिसका हेडिंग है संस्कृत साहित्य लेखिका। क्या हेडिंग है? संस्कृत साहित्य लेखिका, अर्थात संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का क्या योगदान है। आइए दोस्तों, हम लोग बिना समय व्यर्थ किए हुए पढ़ते हुए हैं। कहा जाता है दोस्तों कि समाजस्योयानम पुरुष नारी भिश्चो चलती। समाज रूपी रथ पुरुष और नारी के मिलने से चलती है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार की एक रथ में गति होने के लिए जो है दो पहिए की जरूरत होती है। अगर रथ में से दो पहिए में से अगर एक पहिया रहेगा, एक पहिया नहीं रहेगा, तो क्या रथ में गति होगी? क्या नहीं होगी। उसी प्रकार समाज रूपी रथ, जिससे क्या होता है कि हमारा जो है वंश आगे बढ़ता है, वो पुरुष और नारी के मिलने से चलती है। अगर समाज में सिर्फ पुरुष ही पुरुष रहे तो हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, या सिर्फ स्त्री ही स्त्री रहे तो हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। वंश आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, ये संसार को निरंतर आगे चलते रहने के लिए दो पहिया यानी एक पुरुष और एक स्त्री की जरूरत होती है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है समाजस्योयानम पुरुष नारी विश्चो चलती। समाज रूपी रथ पुरुष और नारी के मिलने से चलती है। साहित्य अपि उभयो समान महत्वम। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। जिस प्रकार समाज रूपी रथ चलने में दोनों का जरूरत होता है, एक चक्का हो गया पुरुष, एक तो स्त्री, उसी प्रकार साहित्य के निर्माण में भी स्त्री और पुरुषों का समान महत्व है। हाँ, कुछ ज़्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन दोनों का महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति यशस्व लभन्ते। आज की सभी भाषाओं की रचना में स्त्रियों की तत्परता रही है और सब लाभान्वित भी हो रहे हैं, ठीक है। कहता है संस्कृत साहित्य प्राचीन कालात एवं साहित्य समृद्धम योगदान न्यूनाधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में तो प्राचीन काल यानी बहुत पहले के समय से ही आज तक जो है क्या होता है कि साहित्य के निर्माण में जो है स्त्रियों का कमोबेश योगदान देखने को मिलते हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालात एवं साहित्य समृद्धम योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य के निर्माण में महिलाओं का योगदान प्राचीन काल से ही जो है कमोबेश देखने को मिलते हैं। पाठे अस्मिन् प्रसिद्धा नाम लेखिका नाम एवं चर्चा वर्तते। इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध संस्कृत लेखिकाओं की चर्चा है। साह्यन साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायते, जिससे साहित्य के क्षेत्र में उसके योगदान का पता चलता है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है चैप्टर को चालू करते हैं। तो आप लोग भी उम्मीद है कि अपने हाथ में पुस्तक ले लिए होंगे, ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्राकारश्च समृद्धितम। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्राकारश्च समृद्धितम। कहता विशाल संस्कृत साहित्य अनेकों कवियों और शास्त्राकारों के द्वारा समृद्ध हुआ। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा दोस्तों कि शास्त्राकार क्या होता है। कवि तो आप लोग जानते होंगे, जो कविता या कहानी को लिखता है उसको कवि कहते हैं। तो शास्त्राकार क्या होता है? जो शास्त्र की रचना करते हैं उसे शास्त्राकार कहते हैं, ठीक है। वही कहता है विशाल संस्कृत साहित्य अनेकों कवियों और शास्त्राकारों के द्वारा समृद्ध हुआ। वैदिक कालात आरभ्य शास्त्राणाम काव्यानाम रक्षणे संरक्षणे च यथा पुरुषा ददचिता अभवन् तत्रैव स्त्रियोपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। कहता वैदिक काल के आरंभ से ही
काव्य की रचना और उसकी रक्षा करने में जिस प्रकार पुरुषों का योगदान रहा है, उसी प्रकार स्त्रियों का भी योगदान रहा है। अब आपके सामने प्रश्न आता होगा कि वैदिक काल से ही जो है काव्य की रचना तो पता है, लेकिन उसका रक्षा क्या होता है? क्या कोई युद्ध हो रहा था? नहीं दोस्तों, देखिए ये संस्कृत भाषा जो है हमारी क्या है, ऐसी भाषा जो विलुप्त होते जाती है कभी कभी, यानी कि इसके ज्ञाता बहुत कम रहते हैं। तो कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि इस भाषा को प्रसारित करते हैं, तो वो व्यक्ति एक तरह से उसका रक्षा करते ताकि यह भाषा विलुप्त ना हो जाए। ठीक है, वही कहता है कि वैदिक कालातारम्भ्यो शास्त्राणाम काव्यानाम संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्त चीता अभवन तत्रैव स्त्रियोपि दत्तावधाना। वैदिक काल के आरंभ से काव्य की रचना और उसकी रक्षा में जिस प्रकार पुरुषों का योगदान रहा है, उसी प्रकार स्त्रियों का भी योगदान रहा है। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषिया प्रत्युत ऋषि का अपि सन्ति। वैदिक युग में जब मंत्र का निर्माण हो रहा था, तो उस समय न सिर्फ ऋषि बल्कि ऋषि की पत्नी भी बनाती थी, मंत्र का निर्माण करती थी। ये मंत्र का निर्माण कब हुआ है? तो वैदिक युग में। और किस लिए हुआ है? तो देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए मंत्र का निर्माण किया गया है। तो वैदिक युग में मंत्रों का जब निर्माण किया जा रहा था, तो ऋषि और ऋषि की पत्नी दोनों मिलकर मंत्र का निर्माण करती थी। आगे कहता है ऋग्वेदे चतुर्विंशति चो अथर्वेदे पंच ऋषिका मंत्र दर्शन वृत्तियों निर्देशयन्ते। ऋग्वेद में दोस्तों, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता। पूछा जाता है ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का उल्लेख है? 24। अथर्ववेद में कितने ऋषिकाओं का उल्लेख है? 5। वही कहता है ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शन वृत्तियों निर्देशयन्ते। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भरिणी इत्यादि। जैसे कुछ प्रमुख के नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भरिणी इत्यादि। आगे दोस्तों, बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिताम याम याज्ञवल्क्यो आत्मतत्वम शिक्षयति। बृहदारण्यक उपनिषद में जो है याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी, जो दर्शन शास्त्र का ज्ञान रखती थी। उन्होंने अपने पति से क्या किया? आत्म तत्व का शिक्षा ग्रहण किया है। तो पूछा जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी जो दर्शन शास्त्र का ज्ञान रखती थी, उन्होंने अपने पति से जो है आत्म तत्व का शिक्षा ग्रहण किया। जनकस्यो सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक नवी तिष्ठन्ते सम। और इतना ही नहीं, महाराज जनक के सभा में भी जो है शास्त्र में पारंगत गार्गी नाम की एक कवित्री रहती थी। महाराज जनक के सभा में भी जो है शास्त्र का ज्ञान रखने वाली गार्गी नाम की एक कवित्री रहती थी। तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि महाराज जनक के सभा में किस नाम की कवित्री रहती थी? तो आंसर आपको देना है गार्गी। किस नाम की? गार्गी। महाराज जनक के सभा में गार्गी नाम की एक कवित्री रहती थी। ठीक है। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलन पराया सुलभाया वर्णनम लभ्यते। और इतना ही नहीं, महाभारत में भी जीवन मृत्यु का ज्ञान रखने वाले अनेकों महिलाओं का वर्णन है। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण 44 कवित्रीणाम साधशतम पद्यानि अस्फटित रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवित्रियों का 150 पद। कितना पद? याद रखिएगा, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवित्रियों का 150 पद हमें इधर उधर देखने को मिलते हैं। तासु विजयांका प्रथमा कल्पा वर्तते, जिसमें विजयांका का पहला स्थान है। किसका स्थान है? पहला विजयांका। ठीक है। साच व श्याम वर्णात इति पद अनैन स्फुटित भवती। और वह श्याम वर्ण की थी। कैसी थी? श्याम वर्ण यानी काली थी देखने में। और इसका वर्णन एक पद दिया गया जिससे हमें पता चलता है। ठीक है। तो एग्जाम में पूछ लिया था कि विजयांका का रंग कैसा था? तो श्याम यानी काला। कहता नीलो उत्पल दल श्यामाम विजयांकाम अजानता वृद्धैव दंडिनः प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। अर्थात नीलोत्पल का मतलब क्या होता है? नील जोड़ उत्पल। नील मतलब नीला, उत्पल मतलब फूल। अर्थात नील फूल
नील कमल के समान विजयांका को न जानते हुए व्यर्थ ही दंडी ने सर्व शुक्ला कह दिया। कहने का मतलब विजयांका देखने में भली सांवली थी, लेकिन उसके अंदर इतना गुण था कि दंडी ने उसे माँ सरस्वती यानी सर्व शुक्ला का उपाधि दिया। किसका दिया? सर्व शुक्ला की उपाधि। तो आपका एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि किसने विजयांका को सर्व शुक्ला की उपाधि दी? तो दंडी ने। किसने दिया था? दंडी ने। दंडी ने क्या किया? विजयांका को सर्व शुक्ला की उपाधि दी। आगे सुनिए, तस्यो कालः अष्टशतकम इति अनुमीयते, और उसका समय जो है 800 ईस्वी अनुमानित किया था। किसका? ये जो विजयांका है, विजयांका का समय कब से अनुमानित किया जाता है? 800 ईस्वी। पूछा जाता है कि विजयांका का समय क्या था, तो 800 ईस्वी। कितना था? 800 ईस्वी। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए, विजयांका का रंग कैसा था? श्याम वर्ण की थी, यानी काली थी। ठीक है, उसे दंडी ने सर्व शुक्ला की उपाधि दी। उसका समय क्या था? 800 ईस्वी था। आगे क्या कहता है? चालुक्य वंशस्य चंद्रादित्य और आगे विजय भट्टारिका एवं विजयांका इति बहवो मन्यन्ते। अनेकों विद्वानों का मानना है कि चालुक्य वंश के शासक चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी। क्या थी? चालुक्य वंश के शासक चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी, ऐसा अनेकों विद्वानों का मानना है। तो देखिएगा दोस्तों, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि विजयांका का दूसरा नाम क्या था? तो दूसरा नाम विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका। ठीक है, विजयांका का दूसरा नाम क्या था? विजय भट्टारिका। वही कहता, अनेकों विद्वानों का मानना है कि चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी। ठीक है, आगे कहता, कुंचित शीला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्रांबा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुटित पद्य प्रसिद्धा। कुछ दक्षिण भारतीय लेखिका जैसे शीला भट्टारिका, राम कुमारिका, ये सब अपने पद के नाते प्रसिद्ध है। आगे कहता, विजयनगर राज्यस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन इति विदितम एवं। विजयनगर राज्य के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए कितना प्रयास किया, यह मालूम ही होगा। देखिए दोस्तों, विजयनगर कहाँ था? ये हमारा भारत का मानचित्र हुआ ना, तो इस जगह विजयनगर साम्राज्य था, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने किया था। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। वह कहता, विजयनगर राज्य के राजा के समय में, विजयनगर राज्य के राजा के समय में राजा ने संस्कृत भाषा की रचना और उसकी रक्षा में कितना प्रयास किया, यह तो मालूम ही होगा। तेसाम अंत पूरे अपनी संस्कृत रचना कुशला राज्योभन, और उसी के शासन काल के अंदर में संस्कृत के बहुत ज़्यादा रचनाकार हुए। कंपन रायस्य रागी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो विजय घटनाम आश्रित्यो और रचियत। और कंपन राय की पत्नी जो गंगा देवी थी, उन्होंने क्या किया? मधुरा विजयम नामक महाकाव्य अपने स्वामी की छत्र छाया में रहकर किया। कंपन राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी थी, जिन्होंने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य अपने स्वामी की छत्र छाया में रहकर किया। तत्र अलंकाराणाम सन्निविशेषका आवर्जको वर्तते, जिसमें अलंकारों को विशेष ध्यान दिया गया है। अलंकार क्या होता है? तो जो काव्य की शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में दोस्तों। आगे कहता है, षोडश तस्मिन् एव राज्ये षोडश शतके शासनम कुर्वत अच्युतरायस्य रागी तिरुमलांबा वरदाम्बिका परिणय नामकम प्रौढ़ चंपू काव्यम और रचित। उसी के शासन काल में, यानी राज्य में 16वीं सदी में शासन करते हुए अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना किया। यानी क्या? विजयनगर राज्य में ही जो है 16वीं सदी में शासन करते हुए एक अच्युत राय थे, जिसकी पत्नी थी, अच्युत राय की पत्नी गंगा देवी ने क्या किया? मधुरा विजयम नामक महाकाव्य लिखा। अच्युत राय की पत्नी तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपू काव्य का रचना किया। चंपू काव्य क्या होता है दोस्तों? चंपू काव्य में बड़े से बड़े पद देखने को मिलते हैं।
तत्र संस्कृत गद्यस्य छठा समत पदावल्या ललित पद विन्यासेन चौथी व शोभ्यते। जहाँ संस्कृत गद्य की सभी जो है पदावल्य और जो है ललित पद विन्यास सुंदर ढंग से सुशोभित किया गया है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पद्यम तत्रैव लभ्यन्ते। संस्कृत साहित्य में प्रयोग होने वाले बड़े से बड़े पद हमें वहीं देखने को मिलते हैं। आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त होने वाला बड़ा से बड़ा पद कहाँ देखने को मिलता है, तो वो जो है हमें इसमें मिलता है चंपू काव्य में। आगे सुनिएगा, आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव नामधेय विदुषी अतीव प्रसिद्धा। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव नामक विदुषी कन्या अति प्रचलित है। तया स्व पितु शंकर पांडुरंग पांडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग की पांडित्यता से प्रभावित होकर उसका जीवन चरित शंकर चरित लिखा है। ठीक है। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकों गद्य पद्य ग्रंथ लिखे हैं। वर्तमान काले लेखनतासु कवित्रिषु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यो अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। और वर्तमान काल की कुछ और कवित्री जैसे पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी। ठीक है। इस प्रकार संस्कृत के क्षेत्र में धीरे धीरे महिलाओं का योगदान बढ़ते जा रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।